आफ्टरनून माय डियर, बैठिए। तो माय डियर, मगध के उत्कर्ष पढ़ेंगे। कल भी जो आए थे उसमें से भी एब्सेंट है आज। लगन था क्या? कुछ न कुछ तो है। हाँ, 8 वाला बच्चे को थोड़ा सा भोज भात पर ज्यादा ध्यान रहता है, नहीं? उसको लगता है कि ये तो आसान विषय है, पढ़ ही लेंगे हम, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि कोई भी विषय क्यों नहीं हो, उसको अगर डिस्कंटिन्यू करके पढ़िएगा तो वो आपको भारी बन जाएगा, नहीं? तो चलिए, कल मगध के उत्कर्ष पर चर्चा हुआ था और आज उसको पूरा कर देते हैं। कॉपी के बीच में लिखिए, अगर लिख चुके हैं तो कोई बात नहीं लिख चुके हैं तो फिर से लिखिए। मगध का उत्कर्ष, उत्कर्ष मार्कर को लगता है सर्दी लग गई, या मगध के उदय के कारण। क्या? मगध के उदय के कारण, या यहाँ पर उत्कर्ष के भी कारण पूछ सकते हैं आप। मगध के उत्कर्ष के कारण भी पूछ सकते हैं। मगध, थोड़ा सा इसको मोटा करो तो दिखाई देगा बढ़िया से। हो गया? मगध का उत्कर्ष। तो कल हमने बताए थे कि मगध के उत्कर्ष या उदय या इसके शक्तिशाली होने के क्या कारण है। मैंने बताया था कि प्राचीन काल में हमारे देश 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उन्हीं 16 महाजनपद में से एक था मगध, जो काफी शक्तिशाली था। तो ये क्यों था शक्तिशाली? ये शक्तिशाली क्यों बना? क्या कारण था? तो शायद इसका कारण लिखा दिए थे और हमने इसका 4 कारण कल ही लिखा दिए थे। पहला कारण क्या था? भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, ये पहला कारण मैंने लिखाया था। और दूसरा अच्छी सैन्य व्यवस्था हुआ एक के बाद। और तीसरा योग्य शासक, योग शासक। और चौथा आर्थिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता। ये 4 था ना? ये 4 प्रमुख कारण है मगध के उदय के कारण, मगध के शक्तिशाली होने के कारण। तो भौगोलिक स्थिति में मैंने बताया था कि भौगोलिक स्थिति में क्या क्या आता है। भौगोलिक स्थिति में जितने भी प्राकृतिक पहलू हैं वो आते हैं, अर्थात जलवायु, भूमि की आकार, समतल है कि पहाड़ है कि पर्वत है, क्या है नहीं है, भूमि का स्वरूप भी कर सकते हैं, जल की उपलब्धता, ये सारे चीज किस पर आता है? भौगोलिक स्थिति। अगर ये ठीक ठाक हो, भूमि का स्वरूप ठीक हो, जलवायु ठीक हो, जल की उपलब्धता ठीक हो, जमीन उपजाऊ हो, तो वो संपन्न होना, मजबूत होना उसका लाजमी हो जाता है। और मगध में सब कुछ ठीक ठाक था, अर्थात भौगोलिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, जिसके कारण से मगध का उदय हुआ, या मगध तेजी से विकसित हुआ, आगे बढ़ा। नेक्स्ट है अच्छी सैन्य व्यवस्था। प्राचीन काल में
सैनिक व्यवस्था का अर्थात सैनिक व्यवस्था का बहुत महत्व था, क्योंकि उसी के बल पर राज को सुरक्षित रखा जाता था और दूसरे क्षेत्र को जीत कर अपना में मिलाया जाता था। और मगध की सैनिक व्यवस्था काफी अच्छी थी। जानते हैं एक चीज होता है, कभी कभी मिस होता है, लेकिन समानता देखेगा जिसकी सारा कुछ ठीक ठाक रहता है, बोले पैसा टका सारा कुछ ठीक ठाक रहता है, तो उसका सब व्यवस्था ठीक रहता है। वो चीज गड़बड़ाया तो सब कुछ गड़बड़ाया था। इसकी भौगोलिक स्थिति ठीक थी, जमीन कभी ठीक ठाक था, तो सैन्य व्यवस्था भी ठीक ठाक हो गया। और योग शासक, और सबसे बड़ी चीज ये होता है तीसरा, सब कुछ हो अगर शासक अयोग्य हो तो उसका विकास नहीं हो सकता है, वो विकसित नहीं बन सकता है। लेकिन देखा गया है कि मगध के जितने भी शासक आए उसमें से अधिकांशतः योग्य साबित हुआ, जो मगध को एक मजबूत और उसके सीमा को बढ़ाते चला गया। और नेक्स्ट है आर्थिक संपन्नता। मैंने भी बात किया, ये भौगोलिक स्थिति पर ही डिपेंड करता है। क्या? आर्थिक संपन्नता। इसकी भूमि उपजाऊ थी सबसे पहले, और खनिज का भी कई वहां पर भंडार मिला है मगध वाला क्षेत्र। तो दोनों दृष्टि से मगध आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत था, जो मगध को आगे ले गया, विकसित बनाया। ये चार को मेरे आज लिखना है, एक नंबर लिख के आप लोग डैश दीजिए। देखिए मगध की भौगोलिक स्थिति काफी अच्छी थी। काफी अच्छी थी। इसकी राजधानी चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ था। इसकी राजधानी चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ था। इसकी राजधानी चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ था, पहाड़ से घिरा हुआ था, जिसके कारण इस पर बाहरी आक्रमण का खतरा नहीं था। जिसके कारण इस पर बाहरी आक्रमण का खतरा नहीं था। साथ ही मगध चारों ओर से नदी से भी घिरा हुआ था। साथ ही मगध चारों ओर नदी से भी घिरा हुआ था, जो उसे विशेष सुरक्षा प्रदान करता था, जो उसे विशेष सुरक्षा प्रदान करता था, जो उसे विशेष सुरक्षा प्रदान करता था। उसे विशेष सुरक्षा प्रदान करता था।
का अतः मगध का शक्तिशाली होना स्वाभाविक था। अतः मगध का शक्तिशाली होना स्वाभाविक था। मगध का शक्तिशाली होना स्वाभाविक था। नेक्स्ट दूसरा, अच्छी सैन्य व्यवस्था। हो गया? मेरी याद एक बार और सुन लीजिए। मगध के पास जो है ना, मैंने अभी भी कहा था कि कुछ खनिज का भी भंडार था वहां पर, तो लोहा का भंडार था। जबकि दूर दूर तक अन्य राज्य जो था, या 16 में से 15 राज्य के पास लोहा का भंडार नहीं था। इसके पास जो लोहा का भंडार था, तो उस लोहा से इन्होंने हथियार बनाता था, चाहे भाला, फरसा, तलवार, जो भी हो, गोली बारूद जो भी बनाता था। जबकि अन्य राज्य के सेना के पास उसकी कमी रहती थी, लेकिन इसके पास तो भंडार था। अतः इसकी सैन्य व्यवस्था काफी मजबूत थी, शक्तिशाली थे। उसके कारण से, किसके कारण से? लोहा के कारण से। इसलिए कहीं भी लड़ते थे तो ये जीत जाते थे। देखिए मगध के पास लोहा का खान था, मगध के पास लोहा का खान था। लोहा का खान था, जिसके कारण लोहा से अस्त्र शस्त्र बनाते थे। जबकि अन्य राज्य में लोहा की खान नहीं थी। अन्य राज्य में लोहा की खान नहीं थी। अतः उसके पास लोहा के अस्त्र शस्त्र का कमी रहता था। अस्त्र शस्त्र का कमी रहता था, जिससे उसकी सैनिक शक्ति कमजोर थी। सैनिक शक्ति कमजोर थी। सैनिक शक्ति कमजोर थी, जबकि मगध की सैनिक शक्ति मजबूत थी। जबकि मगध की सैनिक शक्ति मजबूत थी। हो गया? नेक्स्ट, योग शासक।
देखिए कई साहित्य से कई साहित्य मतलब समझते हैं ना, कोई किताब इत्यादि ग्रंथ इत्यादि, कई साहित्य एवं से वो काट लीजिए और बन गया बन, कई साहित्य एवं ग्रंथ, कई साहित्य एवं ग्रंथ से पता चला है कि मगध के उत्कर्ष, ये देखिएगा उत्कर्ष, मगध के उत्कर्ष में वहां के राजा का, मगध के उत्कर्ष में वहां के राजा का काफी अधिक योगदान है। काफी अधिक योगदान है। पूर्ण विराम। अजात शत्रु बिम्बिसार, ये दिखाए थे सर, अजात शत्रु बिम्बिसार जैसे व्यक्ति मगध के राजा बने थे, मगध के राजा बने थे, जो कूटनीति के द्वारा मगध की सीमा को, काफी बड़ा किया था, जो कूटनीति के द्वारा मगध की सीमा को काफी बड़ा किया था। जो कूटनीति के द्वारा मगध की सीमा को काफी बड़ा किया था। हो गया? नेक्स्ट। अमित चल गया, इधर तो कोई टका पैसा के लिए भी बोला करता है। अमित था तो, अरे डेट वोट दिए थे आप लोग आज का, कोई होगी बोल कर और जाने दे लड़का ने हमारा डेट दे रहे हैं। पता नहीं वो कौन बाराती में चल गए हैं, बाराती में निकले हैं, उसकी मम्मी पापा गया है कुंभ स्नान करने के लिए, तो ये घर की पहरेदारी करता है। हो गया? चौथा, आर्थिक संपन्नता। इसमें से कोई गए हैं कुंभ? कोई गए? उठो ना, कुंभ स्नान करने वाला है। हम तो स्नान कर ही रहे हैं, इससे बड़का कुंभ मेरे लिए क्या हो सकता है यार। मैं पढ़ा लेता हूँ, यही मेरे लिए बड़का कुंभ है। टाइम से पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ आप लोग को। आप लोग जो गलत रास्ता पर जाते हैं, सही रास्ता अपनाने का हर संभव प्रयास करता है। तो हर वक्त तलवार के धार पर चल के आपको सीधा करते हैं। समझते हैं कि युवा सबको मार पीट के, डांट फटकार करके गलत रास्ता से सही रास्ता पर लाना कितना तलवार के धार पर चलना होता है, समझते हैं? इसका मूड कब फिरेगा, कब क्या करेगा लेकिन उसका बिना परवाह किए ऐसा करते हैं। देखते होंगे उसको। देखे थे वो बलिया वाला लड़का आया था, उसको हटवा दिया ना। किसको? बैरो तरफ से जाता था, मोटरसाइकिल से जाता था, लेट किया, कह दिए ना, प्रणाम करके कह दिए ना, चले जाओ मेरे यार। कोई परवाह किए हम कुछ? जबकि भैरव मेरा ससुराल है, ससुराल के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो
रूल को फॉलो नहीं करेगा तो महान नहीं बन सकता है, तो अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकता है। रूल बहुत बड़ा चीज होता है कि नहीं। तो अपना मर्जी चलाओगे तो एक दिन गाड़ी छूट जाएगी, ठीक है, आगे निकल जाएगी गाड़ी। कहाँ पर थे हम लोग? देखिए मगध के उदय में मगध के उदय में यहाँ की उपजाऊ भूमि का अहम योगदान है। भूमि यहाँ की क्या थी? काफी उपजाऊ थी। मगध के उदय में यहाँ की उपजाऊ भूमि का अहम योगदान है। उपजाऊ भूमि का अहम योगदान है। मगध के उदय में यहाँ की उपजाऊ भूमि का अहम योगदान है। कुल मिलाकर मगध में अत्यंत उपजाऊ भूमि थी। अत्यंत उपजाऊ भूमि थी, अत्यंत उपजाऊ भूमि थी, जिसके कारण अनाज भरपूर उपजता था। अनाज भरपूर उपजता था, जिसको बेचकर यहाँ के लोग काफी अधिक पैसा इकट्ठा करते थे। जिसको बेचकर यहाँ के लोग काफी अधिक पैसा इकट्ठा करते थे। जो मगध को शक्तिशाली बनाया, जो मगध को क्या बनाया? शक्तिशाली बनाया। जो मगध को शक्तिशाली बनाया। हो गया? अब अगला पॉइंट बताइए। इससे पहले भी चर्चा हुआ था इतिहास लिखने में। अभिलेख की जो बात आया था तो इससे पहले भी चर्चा हुआ था। इतिहास लिखने में अभिलेख का महत्व। बात कर रहा इतिहास लिखने में अभिलेख का महत्व। देखिए पॉइंट, इतिहास लिखने में अभिलेख का महत्व ना, महत्व। कहीं कहीं पर यह भी दे देगा कि इतिहास लिखने में अभिलेख का क्या योगदान होता है। तो ऐसा नहीं कहिएगा कि महत्व पढ़े हैं तो योगदान कैसे लिख देंगे। हाँ यह की चीज हुआ। लिखिए
प्रेम से एक बार लिख लीजिए, हम भी थोड़ा पानी पी लेते हैं। एक पॉइंट तो दे दिए ना मगध वाला, ये भी हो जाएगा और भी हो जाएगा। बचा है कितना पॉइंट इसमें? आते हुआ है 15। अच्छा देखिए कितना आज घिंचाता है। घिंचना थोड़ पे है, पढ़ाना है कि। तो मैं लिए हमने अभिलेख बताए थे इससे पहले, अभिलेख के विषय में बताए थे कि किसी ठोस नहीं, धातु, पत्थर, समतल सतह पर जो कुछ लिखा जाता है या लिखा हुआ है प्राचीन काल का, उसी को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। और हमने ये भी बताए थे कि अभिलेख का आयु बहुत लंबी होती है, अर्थात उस पर लिखे हुए चीज जल्दी मिटता नहीं है, चाहे पानी में रहे चाहे मिट्टी के अंदर रहे, कहीं भी रहे तो खराब नहीं होता। जबकि हम जो हम अपना लोग जो एक कॉपी कलम ये जो लिखते हैं कॉपी पर, ये काफी नाजुक होता है, इस पर थोड़ा सा भी पानी पड़ गया खराब हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर घर में कितना सुरक्षित करके रखिएगा तो कुछ दिन के बाद ही खराब होने लगता है, लेकिन वो खराब होने होता नहीं है। तो प्राचीन काल में क्या था, तो उसी पर लिखा करते थे। राजा महाराजा से लेकर व्यापारी लोग हिसाब जारी उसी पर रखते थे। और खास करके दो चीज पर जो लिखा हुआ था, एक तो तांबा के सीट पर और दूसरा पत्थर पर। ये दोनों चीज का उपयोग वो लोग ज्यादा करते थे, और ये दोनों समझिए खराब होने वाला नहीं है। तो इस पर जो लिखते थे वो कुछ भी हुआ, लेकिन आज भी हजारों वर्ष पहले का लिखा हुआ चीज सुरक्षित है, और उसको पढ़ के ये पता चलता है कि हजारों वर्ष पहले शासन किस तरह से होता था, व्यापार किस तरह से होता था। तो इतिहास हम कह सकते हैं कि इतिहास लेखन में इसका अभिलेख का काफी अधिक योगदान होता है, क्योंकि अधिक से अधिक पुराने समय का वास्तविक रूप में जानकारी कौन देता है? अभिलेख देता है, क्योंकि उसमें तो बनावटी बात रहता नहीं, उसमें तो एकदम आंख को देखा हाल लिखा रहता है। अब राजा ने कहाँ सेना भेजा, कहाँ युद्ध जीता, किसको कर्जा दिया, किससे कर्जा लिया, कहाँ हथियार भेजा, ये तो अपना डिटेल लिखता था ना, उसमें कोई मिलावटी तो नहीं हो सकता है। और उसको पढ़ के हम देखते हैं कि राजा ने ऐसे ऐसे करता था, तो बिल्कुल शुद्ध चीज मिला। 24 कैरेट सोना। आइए, इससे पहले ट्यूशन है आपको। अच्छा ये लिख लीजिए, इतिहास लिखने में अभिलेख का महत्व। जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो मैं बता रहा था आप लोगों कि इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इतिहास को वास्तविक रूप में लाने के लिए, हकीकत को सामने लाने के लिए अभिलेख जो एक साक्ष्य है वो सबसे अधिक प्रमाणित साक्ष्य होते हैं। वैसे तो इतिहास लिखने में बहुत सारे साक्ष्य की जरूरत होती है, जैसे साहित्य भी है, नहीं, अभिलेख भी है और पुराने वस्तु भी हैं, लेकिन सबसे कारगर यही है, कौन? अभिलेख है। हो गया? देखिए जल्दी में, तब इसको लिख लीजिए। चलिए लिखिए, लिख लीजिए। देखिए, इतिहास लिखने में अभिलेख का काफी अधिक महत्व होता है।
अभिलेख का काफी अधिक महत्व होता है। अभिलेख एक ऐसा अभिलेख एक ऐसा स्रोत है, अभिलेख एक ऐसा स्रोत है जो अति प्राचीन काल, अभिलेख एक ऐसा स्रोत है जो अति प्राचीन काल की घटना को, अति प्राचीन काल की घटना को सामने लाते हैं। सामने लाते हैं। अभिलेख काफी लंबे समय तक, अभिलेख काफी लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं। कोमा उस पर लिखे हुए बात, को हजारों वर्ष के बाद भी पढ़ा जा सकता है। उस पर लिखे हुए बात को हजारों वर्ष के बाद भी पढ़ा जा सकता है। धरती के अंदर दबने के बाद भी, यह सुरक्षित रह सकता है। यही कारण है कि धरती के अंदर सुरक्षित रह सकता है। यही कारण है कि अति प्राचीन काल, यही कारण है कि अति प्राचीन काल के संबंध में, सटीक, अति प्राचीन काल के संबंध में सटीक जानकारी देने वाले स्रोतों में, अति प्राचीन काल के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? अभिलेख है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। हो गया? बन गया शानदार? समझ गए ना इसको? चलते हम लोग
अगला पॉइंट और मैं दिया अगला पॉइंट क्या है आपका? मौर्य साम्राज्य का परिचय। अब आगे हम लोग मौर्य साम्राज्य की ओर। मार्कर मेरा इधर उधर हो जाता है, कहाँ रख देते थे बोलो। मौर्य साम्राज्य का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का परिचय। लिख लीजिए बढ़िया से, तो हम एक एक करके बताते हैं क्या है। वैसे 3 दिन में हम लोग बढ़िया से पढ़े नहीं पढ़े? लिख लिए? तो मेरियर अब आइए प्राचीन काल का ही बात करते हैं। बहुत सारे राजा प्राचीन काल में भारत पर शासन किए हैं और उसी राजा के वंश क्या कहलाते थे, उसी के नाम पर उसका वंश बढ़ता था। तो इसी क्रम में हम आ गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भी भारत पर बहुत दिनों तक शासन किया है और उन्होंने जो शासन किया, फिर उसके जो वंशज शासन किया, बेटा पोता छरपोता बहुत दिनों तक शासन किया, तो उसके वंश को क्या कहा गया? मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। तो बहुत लंबा समय तक किया था। तो मौर्य साम्राज्य के हम कह सकते हैं संस्थापक या पहला राजा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और करीबन मैं बता दूं माय डियर, 321 वही 321 लेके चलिए। 321 कितना? 321 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 187
ईसा पूर्व तक इसका शासन रहता है। किसका? मौर्य साम्राज्य। ये मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश कहिए, इसका शासन रहता है भारत में। और इस बीच में क्या क्या हुआ है ये पढ़ना है कि इसके कौन शासक क्या किया नहीं किया। इसमें बहुत सारे शासक है, लेकिन दो तीन शासक को हम लोग पढ़ेंगे जो भारत के लिए कुछ खास किया है या अपने साम्राज्य के लिए कुछ खास किया है। तो पहले तो इसका छोटा सा परिचय देंगे हम, इसके संस्थापक कौन है, ये कब से कब तक शासन किया, क्या किया नहीं किया, कुछ खास खास चीज हम इसमें दिखाएंगे आपको। पहले बस 2-4 मिनट पहले इसका परिचय लिख लीजिए, फिर डिटेल करेंगे। लिखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक मौर्य साम्राज्य का संस्थापक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त एक महान विजेता, महान विजेता थे जिन्होंने भारत सहित कई क्षेत्रों पर अधिकार किया था। भारत पर इसका प्रभाव 321 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। भारत पर इसका प्रभाव 321 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। मगध के राजा को हराया था। मगध बहुत कुछ करता था ना, उसको हरा के वहां पर गया था। धनानंद था, उसको हराया था और उसको हरा कर ये खुद राजगद्दी पर बैठा था। करके अति शुरू पूर्ण विराम 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में मगध के राजा को हराकर ईसा पूर्व में मगध के राजा को हराकर मगध की राजगद्दी पर बैठा। मगध की राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद
उसके बाद अशोक, बिंदुसार जैसे महान योद्धा, अशोक बिंदुसार जैसे महान योद्धा मौर्य साम्राज्य के शासक बना। मौर्य साम्राज्य के शासक बना। शासक बना। लेकिन इसका प्रभाव कहां तक रहा? लेकिन इसका प्रभाव 187 ईसा पूर्व तक ही रहा। लेकिन इसका प्रभाव 187 ईसा पूर्व हुआ ना, लिखे बस दुर्गु कर दीजिए। 187 ईसा पूर्व तक ही रहा। इसके बाद सुंग वंश का शासन भारत में शुरू हुआ। इसके बाद सुंग वंश का शासन भारत में शुरू हुआ। सहर्षु का सुंग वंश का शासन भारत में शुरू हुआ। शासन भारत में पहले तो यही होता था ना, ये राजा मारा, वो राजा जीता। सुंग वंश का शासन भारत में शुरू हुआ। अगला क्या है पॉइंट? इसको पहले जान लेते हैं हम लोग। मौर्य इतिहास को जानने का स्रोत कर लेते हैं, फिर इसके प्रमुख शासक पढ़ेंगे। है कि नहीं है? दिया गया है, नहीं दिया गया? अच्छा देख लेते हैं कई शासक को, एक दो को अशोक करके विषय तो पढ़ना ही है ना हम लोग को। कलिंग युद्ध तो अशोक किए थे, वो अलग चीज हो गया। लोग अगला पॉइंट देखेंगे पहले। अब मैं फिर आगे वाला पॉइंट है आपका कि मौर्य साम्राज्य, अर्थात अभी अभी आपने जो पढ़े कि चंद्रगुप्त मौर्य जो एक अलग साम्राज्य, एक अलग वंश की स्थापना की थी और लंबे समय तक शासन भारत में किया था, तो इसको कैसे हम जानेंगे कि ये किया था? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ है इसका प्रमाण? वही इसका प्रमाण पढ़ेंगे कि कौन ऐसे प्रमाण है जिसको पढ़ के, जिसको देख के ये इतिहासकार या हम आप कह रहे हैं कि हमारे देश पर मौर्य साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज ने बहुत दिनों तक शासन किया। वो स्रोत बताने जा रहे हैं, राइट? पहले आप लोग कॉपी के बीच में लिखिए। है तो इतिहास बहुत बढ़िया चीज है, पीछे वाला चीज को बढ़िया जानकारी देते हैं। क्या लिखे? क्या था? मौर्य इतिहास को जानने का स्रोत। मौर्य इतिहास को जानने का स्रोत। मौर्य इतिहास को जानने का स्रोत, ये पॉइंट आपका है। भारत में मौर्य साम्राज्य मगध के बाद, पहले तो मगध का उत्कर्ष हुआ, फिर मगध के नेतृत्व में भारत बहुत दिन तक रहा। उसके बाद कौन आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद फिर सुंग वंश आया।
अंग्रेज अभी कहाँ है यार? अभी 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम लोग। इससे पूर्व में है, अंग्रेज तो आया है 1600 ईस्वी में आया इधर। हेलो बाप, अभी अंग्रेज से 2000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। अरे अभी 2000 वर्ष पहले 3000 वर्ष पहले की बात कर रही थी। अंग्रेज का भी कहाँ जन्म नहीं भेले। अभी अंग्रेज नहीं छे, अभी राजतंत्र चल रहा है। ठीक है, शुरू करें। तो मैं एक चीज आपको बता देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें बहुत पढ़ने को मिलेगा, इसलिए एक छोटा सा फॉर्मेट दे रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए। मौर्य इतिहास को जानने का स्रोत सिर्फ मौर्य इतिहास नहीं, किसी भी इतिहास को, किसी भी वंश को, किसी भी देश के, किसी भी राज्य के, किसी भी जगह के अगर पीछे वाले चीज को हम जानकारी हासिल करते हैं तो उसके जो जानने का स्रोत होता है वो मुख्य रूप से मेडियल 3 होता है। 3 स्रोत होता है। एक साहित्यिक स्रोत, अरे भैया सुन रहे, साहित्यिक स्रोत मतलब हुआ कोई ग्रंथ, कोई बुक इत्यादि पुरानी है जिसमें उसका व्याख्या है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप लोग जो पढ़ रहे थे उसमें कई चीज को मैंने कहा था कि बिम्बिसार का बात किया था, उसका मैंने कहाँ चर्चा बताया था, महाभारत। तो महाभारत भी एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ में बिम्बिसार का चर्चा है। तो हम कह सकते हैं कि बिम्बिसार के संबंध में अगर जानकारी है तो उसका स्रोत कौन हो गया? महाभारत। तो महाभारत क्या हो गया? साहित्यिक स्रोत, अर्थात इस टाइप का जो ग्रंथ इत्यादि हैं, महत्वपूर्ण जो बुकें इत्यादि हैं, लेख जो भी हो, तो उसको कहते हैं साहित्यिक स्रोत। तो पहला क्या हो गया मेरे, साहित्यिक स्रोत। दूसरा क्या हो गया? अभिलेख। क्या? अभिलेख तो है ही। और तीसरा पुरातत्व वस्तु। पुरातत्व वस्तु मतलब पुराना वस्तु। मान लीजिए कि ये सुपौल के इतिहास के विषय में जानना है और यहाँ पर खुदाई हुई, खुदाई के बाद ये घर मिला, तो कहेंगे ना कि लिखेंगे ना कि सुपौल के इतिहास में कि वहाँ घर मिला, तो किससे मिला? पुरानी वस्तु से। पुरानी वस्तु को देख के अनुमान लगे। तो 3 गो स्रोत होता है। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा अभिलेख और तीसरा पुरातत्व वस्तु। तो जस्ट लाइक हम मौर्य इतिहास को भी जानने का स्रोत जो बांटेंगे उसको 3 वर्ग में बांट रहे हैं। पहला हम ले जा रहे हैं साहित्यिक स्रोत में, दूसरा अभिलेख में, तीसरा पुरातत्व वस्तु में। क्या समझ में आ गया ना? ये बिल्कुल इजी चीज है, इससे समझ लीजिएगा। सिर्फ आप लिख दीजिएगा ना यहाँ पर साहित्यिक स्रोत बोर्ड में, इधर कुछ लिख दीजिएगा आप, तो समझ जाएगा कि साहित्यिक स्रोत लिखा, तो उसके बाद अभिलेख लिख देगा और उसके बाद आप लोग पुरातत्व वस्तु, तो समझ जाएगा कि विद्यार्थी को नॉलेज है। हो सकता है कि साहित्यिक स्रोत में लिखना चाहिए रामायण, सॉरी महाभारत, तो लिख दिया है कुरान के नाम, अलग बात है, लेकिन लिखा तो साहित्यिक स्रोत ना। ये सब चीज होता है। तो शुरू करें हम लोग जानने के, जानने का स्रोत। तो 1 नंबर में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत है, बढ़िया इसमें भी चीज। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और दूसरा क्या लिखेंगे? अभिलेख। नहीं, अभिलेख। और तीसरा पुरातत्व वस्तु। पुरातत्व वस्तु, पुरातत्व वस्तु, पुरातत्व वस्तु।
ये मैग्नेट 3 गो, किसी भी चीज को जानने का क्या है। अब हम ये देखेंगे इसमें पहला वाला में कि कौन ऐसे ग्रंथ हैं, कौन ऐसे किताबें हैं, कौन ऐसे बुकें हैं जिस बुक में मौर्य वंश के संबंध में लिखा हुआ है, और उसको जब हम पढ़ेंगे तो मौर्य वंश के संबंध में जानकारी हमें मिल गई। यार इधर ध्यान दो यार, क्यों मन नहीं लगता यार, बहुत बढ़िया चीज है, थोड़ा सा ध्यान दे दो इधर, खूब मजे वाला चीज है। तुम लोग लगता है टेंशन लेके पड़ता है यार, ये टेंशन वाला चीज सब नहीं है, पढ़ाई है बहुत मजा वाला चीज है। देखो कितना मजा आ रहा है, देखो 3 को चीज को मैंने बांटा, कितना सुंदर बता रहा है कि मैंने साहित्यिक स्रोत में क्या बताएंगे, हमने कह रहे हैं कि ऐसे बुक, ऐसे ग्रंथ का नाम बताएंगे जिसमें इसके संबंध में लिखा हुआ है, अर्थात तो उसको जब पढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलेगी हमें, वो बुक का इसमें नाम दे देंगे, हो गया खत्म। अभिलेख भी बताएंगे कि कुछ ऐसे अभिलेख तो जान ही गए हैं हम, और अभिलेख, कुछ अभिलेख का नाम बताएंगे, जैसे अशोक का अभिलेख सुने होंगे आप लोग, वो सब का अभिलेख बताएंगे। उसे इधर जो अपने भारत में जो अभिलेख मिलता है अशोक से शुरू हुआ है मोटा मोटी। अब ऐसे ऐसे अशोक के अभिलेख बताएंगे, जिस जो अभिलेख बिल्कुल साक्षात अभी है, बिल्कुल बयां कर रहा है कि देखो मौर्य साम्राज्य ऐसे ऐसे था, उसको पढ़ा जा रहा है। जेम्स प्रिंसेप ने उसको पढ़ा है सबसे पहले, यहाँ पर बताएंगे बहुत सारे, वहां पर जाएंगे तब, अभिलेख पर जाएंगे तब। तो 1 नंबर लिख के डाल दीजिए साहित्य तक सुनो। लिखिए देखिए, कई ऐसे ग्रंथ, कई ऐसे ग्रंथ भारत में, कई ऐसे ग्रंथ भारत में हैं जिसमें मौर्य साम्राज्य के संबंध में उल्लेख है। करके जिसमें से विष्णु पुराण, क्या विष्णु पुराण, विष्णु पुराण कोमा इंडिका, क्या इंडिका कोमा दीपवंश, ये बुक सबका नाम है। अशोकावदान, कोमा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमुख है। प्रमुख हैं इसमें से इंडिका और अर्थशास्त्र, इंडिका और अर्थशास्त्र
जो कोटिल द्वारा लिखा गया है, इंडिका और अर्थशास्त्र जो कोटिल द्वारा लिखा गया है, लिखा गया है, वह आज भी भारत में 100% क्या लिखेगा, 100% देखो ना, 100% सुरक्षित है। यही सब लैंग्वेज देवी तब ना बुझते होता है कि हो 100% सुरक्षित है, जिसके अध्ययन से मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक और आर्थिक, मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक और मत लगाइएगा, मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक को आर्थिक, मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक आर्थिक एवं अन्य, मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक आर्थिक एवं अन्य गतिविधियों का जानकारी मिलता है, आर्थिक एवं अन्य गतिविधियों का, गुनगुनाना नहीं है, आप कहिए तो री कर देंगे 5 बार, एवं अन्य गतिविधियों का, अन्य गतिविधियों बोले, अन्य गतिविधियों की जानकारी मिलती है, अन्य गतिविधियों की जानकारी मिलती है। हो गया? आपने देख लिए कि साहित्य स्रोत में बहुत सारे हैं जो अभी भी इंडिका, कोटिल का अर्थशास्त्र भारत में एकदम सुरक्षित है 100%। उसको आप, उसका कई प्रतिलिपियां भी मार्केट में मिलती है, बड़े बड़े जहाँ बुक का वो लगता नहीं मेला, वहाँ जाइएगा तो ये सब बुक मिलेगी और उसको आप खरीद कर पढ़ सकते हैं और उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है इसके विषय में, किसके, उसमें बिल्कुल व्याख्या है इसकी, उससे आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। इतिहासकार उसको पढ़ते हैं और तब जानकारी प्राप्त करते हैं मौर्य साम्राज्य के विषय में। तो एक छोटा सा था, आप लोग इंटर में ही है ना, नहीं तो इसी में क्या करेंगे आप, अब इसी को जब बीए में हम पढ़ाएंगे तब सब बुक का अलग अलग करेंगे कि इंडिका में किस चीज का व्याख्या है, ये अर्थशास्त्र कोटिल का जो अर्थशास्त्र है उसमें किस चीज का व्याख्या किया गया है। आप लोग में सामूहिक रूप में बता दिए, ये उतना करेंगे तो फिर 2 दिन चल जाएगा, यही चल जाएगा ये क्वेश्चन। उतना बड़ा क्वेश्चन तो होता नहीं है, बस पूछता है स्रोत तो तीनों का व्याख्या करना हो। चलिए अब अभिलेख की चर्चा करें। देखिए, अशोक और उसके बाद वाले, अशोक और उसके बाद वाले जो शासक हैं, अशोक और उसके बाद वाले जो शासक हैं उसके संबंध में, अशोक और उसके बाद वाले जो शासक है उसके संबंध में जानने का, उसके संबंध में जानने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन है? अभिलेख है।
सबसे प्रमुख स्रोत अभिलेख है। पूर्णविराम। अशोक अपने शासन काल में अभिलेख लिखवाना शुरू किया था। एक सेकंड। हेलो हेलो, हाँ बेटा बोल। अरे वो पूरा स्कूल के यूनिफॉर्म में जेने छे तोरा। हाँ कोनो ई अथी के क्लास के एलन के कुछ नहीं लाकर 8:30। हाँ 8:30 बजे तोरा ऐसे से बताए बस मिलते स्कूल बस से जेने छे। सॉरी एलन वाला बस जा रहा है, मालूम है ना। हाँ तो बताए सम्यक के पास जे छे बस है। कौन विषय छियै? इंग्लिश छै। ठीके छै, एग्जाम दे के डेरा बचल है, फिर कहिया तैयारी छी? कहिया ओ ज्ञात नहीं छै। हाँ तो हमरा ओने से आबह तू एग्जाम दे के तब गप करिए, ठीक है? ओ दिन से तू गप करते छ, कल शाम के गप करबे करे छ गप खूब के की? ठीक है, ओने से आबह एग्जाम दे के तकर बाद गप करने छै। कोनो दिक्कत? ठीक है, जा निकलो, जा बढ़िया से राइटिंग बढ़िया से लिखियो। पेन आर ले ला बढ़िया से सेटअप, 3-4 गो पेन ले ला किसका। ठीक है, नाश्ता खाना खाए के तब जेने छै। खाना बनला है? ठीक है, 8-8:30 बजे कहलके। क्या बजे से एग्जाम छै? तो कौन जगह छै एग्जाम? कतऽ? मोदी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर तो बोलिए ओतऽ से कते 10-12 किलोमीटर हेतै। बस जवाहर नगर में तो वो लड़का जी आले जवाहर नगर से आले ना। एकर तो मेन ब्रांच वही छै ने, जवाहर नगर में तरफ छै ने। ठीक है, 8:30 लगे बोलल के लेट सेट विद्यार्थी थे। ठीक है, चल मिलकर और बढ़िया से सब के ले ले, कुछ लंच ले लेती है और सब। क्या बजे खत्म होते परीक्षा के? तो चलिए डेरा जा। ठीक है, जा एग्जाम छिए जवाहर नगर छै 8-9 किलोमीटर छै। पोस्ट डायरेक्ट कलर देते बहुत ज्यादा सही है। दिमाग लगा दिए ना हम। RSM में था ना, वहीं लिखा दिए, राजस्थानी में नाम लिखा दिए। जो कथी के परीक्षा दे कुछ दे तू गाँव में स्कूल में रहा होनी तकनी घर आवे पड़ती है। एग्जाम में नहीं दिए पड़ती, ओते एग्जाम देंगे। 20,000 दुना 40,000 टका लेके स्कूल में। स्कूलिंग नहीं होते लेकिन नाम रहते हैं। चल आवे छै अभी तब ठीक करबे। परीक्षा रहे तो कहले की ठीक करबे। 2-4 दिना बदमाशी करे छै और बदमाशी करता है।
रुपया लगबै छै आबे परीक्षा दे के 10 तारीख के आबि रहल छै 10 तारीख के टिकट बनल छै 10 के खत्म हेतै 10 के टिकट बनल छै शाम में 6 बजे चढ़ते गाड़ी पर 11-12 के तक पहुँचते तकर बाद हिसाब झाड़ी हेतै छोटा प्रैक्टिकल अब नहीं हेतै हो प्रैक्टिकल बैंक में लेते पहले तो फिर स्कूल में कब एग्जाम से 1-2 महीना एक महीना पहले अच्छा क्योंकि 10 को समाप्त है एग्जाम 10 का ही टिकट बनाया है आने का फिर इसका 4 तारीख से 2 अप्रैल से फिर है क्लास 12 का 11th का हाँ 11th का नया बैच तो 2 को शुरू हो गया इस सब के लिए स्पेशल 2 अप्रैल से तो हम बात कर रहे थे इसका हो गया अभिलेख क्या लिखे हमने अशोक और उसके बाद वाले जो शासक है उसके संबंध में जानने का सबसे प्रमुख स्रोत अभिलेख है अशोक अपने शासन काल में अभिलेख लिखवाना शुरू किया था जिसको जेम्स मैंने अभी भी कहा था जेम्स प्रिंसेप जिसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा जिसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और अशोक के शासन काल के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी दिया चलो मैं एक है 2 मिनट टाइम भी है पुरातत्व वस्तु इसको भी पूरा ही कर ले हम लोग और मजा आ जाएगा कि पुरातत्व वस्तु देखिए इतिहास को जानने के स्रोत में प्रमुख स्रोत पुरातत्व वस्तु होता है जिसमें सिक्का बर्तन के अवशेष अवशेष मतलब समझे मैरियर बचा हुआ भाग टूट जाता है कुछ बच जाता है उसी को क्या कहते हैं अवशेष बर्तन के अवशेष कोमा घर का अवशेष बर्तन का अवशेष कोमा घर का अवशेष एवं अन्य वस्तु के अवशेष आते हैं
आते हैं। पूर्ण विराम देखिए, कई चांदी कोमा तांबा के सिक्का और भवन के अवशेष पटना के उत्खनन, पटना में भी उत्खनन हुआ था, पटना के उत्खनन में प्राप्त हुआ हाँ, पता है ना, स्वर में वहाँ मिला है उत्खनन। क्योंकि मगध की राजधानी कहाँ? पटना। तो इसका भी राजधानी कहाँ? वही ना, पटने ना। उत्खनन प्राप्त हुआ जो मौर्य साम्राज्य के संबंध में जानकारी देते हैं। तो मैंने आपने 3 दिन थोड़ा लंबा क्लास देके हमें अच्छे से पढ़ाने का मौका दिया, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से कभी कभी हमको मौका दीजिएगा लंबा क्लास देके। कल रविवार है ना, कल तो बंद है ना। ज्योग्राफी करना होगा 3 बजे से 4 बजे से 4 बजे से आइए। कौन चल गए? कोई कहता है छोड़ दीजिए, कोई कहता है पकड़ो, एक कहता है छोड़िए। छोड़ दो तो छोड़ दो, हमको क्या लगता है? ठीक है, तो क्लास कल नहीं चलेगी, जाओ। हाँ, क्लास नहीं चलेगी, जाओ। जबरदस्ती